मॉर्निंग स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस नए वीडियो में। आज हम वैदिक सभ्यता का दूसरा लेक्चर पढ़ाने वाले हैं और ये मेरा एफएम ऑडियो सीरीज है। आप इस सीरीज को एंजॉय करो। कल इससे पहले वाली वीडियो में हमने पूरा देख रखा था, जो भी पूर्व वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, वो सबका एक बेसिक कॉन्सेप्ट हमको समझ में आ गया था। आज हम थोड़ा सा डिटेल्स में जा करके जो वैदिक सभ्यताएं हैं उन पर राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन या फिर कह लो उसको धार्मिक जीवन, ये चारों ही जो भी जीवन रहा है वैदिक सभ्यता में, वो टोटल बिंदु को आज हम एक एक करके देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आज हम राजनीतिक जीवन के इतिहास पे जाएंगे कि आखिर वैदिक सभ्यता का कैसा राजनीतिक जीवन रहा होगा। मतलब एक्चुअली वैदिक सभ्यता में शासन कौन करते होंगे, सबसे पहले हम इस बिंदु पे चर्चा करेंगे। जो हमारा वैदिक सभ्यता का इतिहास रहा है उसमें शासन कौन करते होंगे। आप मेरी वीडियो देखते हो तो सबसे पहले सीसी ऑन कर दो। देखिए आपकी स्क्रीन पे सीसी है ना, तो आपको जो मेरा बोला हुआ जो भी लाइन है वो लिखाएगा हिंदी में, ठीक? क्योंकि हम हमेशा हिंदी लैंग्वेज में ही सीसी को रखते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और दूसरा बात कि आप मेरा जो पिछला वैदिक सभ्यता का वीडियो नंबर फर्स्ट है उसको अच्छे से देख लो, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट रूप से राजनीतिक जीवन के बारे में डिटेल्स में जाके बताएंगे और आपको एक ठीक ठाक मतलब स्टोरी समझ में आएगा कि जो वैदिक सभ्यताएं में जो शासन होती थी एक्चुअली वो किन के द्वारा चलाई जाती थी। ठीक है, तो अभी हम ऋग वैदिक या फिर उसको ही पूर्व वैदिक काल कह लो, उसका ही राजनीतिक जीवन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप प्राचीन भारतीय इतिहास को अच्छे से पढ़े हैं, तो प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ने में हम क्या जाने, तो राजतंत्र जो था वो प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थाई अगर कहीं से होता है तो वो आपका वैदिक सभ्यता से ही अस्थाई हो जाता है राजतंत्र। अब आप बोलोगे ये राजतंत्र और प्रजातंत्र ये सब क्या होता है, तो राजतंत्र का मतलब होता है राजा के द्वारा शासन और प्रजातंत्र का मतलब होता है प्रजा के द्वारा चल रहा शासन। मतलब प्रजा अपना कोई प्रतिनिधि चुनेगी। जैसे अभी जो हमारे भारत में डेमोक्रेसी है, अभी कैसा शासन है, प्रजातंत्र है। इसको प्रजातंत्र को आप लोकतंत्र भी बोल सकते हैं, है ना। प्रजा मतलब प्रजा के द्वारा चुना गया सरकार बनेगी। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, खासकर जिस देश में प्रजातांत्रिक व्यवस्था होता है या फिर लोकतांत्रिक व्यवस्था होता है, वो व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है जनता के लिए, क्योंकि जनता के बीच से ही कोई गरीब अमीर ना देख करके कोई भी चुन के राजा बन जाते हैं जिसको जनता वोट करती है। उसी बीच में से कोई न जाति पाति न धर्म किसी भी चीज को नहीं देखते हुए उसी बीच में से कोई खड़ी होंगे और दो चार दस में से एक एक को सपोर्ट करते हैं जनता वोटिंग के माध्यम से, और वो जा करके राजा या फिर सरकार कह लो वो बन जाते हैं। लेकिन राजतंत्र में ऐसा व्यवस्था था नहीं। शुरू शुरू में जो राजा बनते थे ना, तो शुरू शुरू का बात अलग था। शुरू शुरू में एक्चुअली राजा तो जनता लोग ही बनाती थी चुन के, और सभी लोग मिल करके राजा को टैक्स देता था। शुरू शुरू में एकदम प्राचीन भारतीय इतिहास के एकदम स्टार्टिंग में चले जाओ तो ये वैदिक सभ्यता में भी ऐसा देखने को मिला है कि जब वैदिक सभ्यता के समाज में जो राजा वगैरह बनाया जा रहा था शुरू में, तो जो राजा थे वो कंप्लीट जनता के द्वारा चुन के बने थे, ठीक। और जनता उनको टैक्स देती थी, और वो जो राजा थे वो जनता का कल्याण में और जनता के साथ थोड़ा बहुत समाज को लेकर फैसला लेने में अपना कार्य करते थे। राजा को अपना जीवन जीने के लिए अगर पैसा जनता के द्वारा टैक्स थोड़ा बहुत दिया जाता था, बहुत ज़्यादा नहीं शुरू शुरू में। लेकिन ये व्यवस्था ना धीरे 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 जा करके शुरू शुरू में ये बहुत फ्लेक्सिबल रहा, है ना। मतलब शुरू शुरू में बहुत लचीला टाइप का ये व्यवस्था रहा कि राजा कोई किसी को बना दिया गया, कोई जिद नहीं था राजा बनने का। लेकिन धीरे धीरे समाज में क्या हुआ, ये व्यवस्था ना एकदम कंप्लीट रूप से एकदम जटिल हो गया, समझ लो। मतलब अब राजा, अब आप खुद समझो कि यदि आपको राजा बना दिया जाएगा कहीं का, जैसे अब हम ही हैं, अब हम पटना का राजा बन गए, तो कल के डेट में मेरा बेटा जो होगा, सपोज डेट मान लेते हैं, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो हमसे छोटा अधिकारी बन जाए या फिर कोई छोटा मोटा नौकरी पकड़ ले। जब हम खुद मुख्यमंत्री हैं तो हम क्या चाहेंगे, मेरा बेटा भी क्या बने, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन जाए या कैबिनेट मिनिस्टर बने। हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो क्लर्क बन जाए या फिर कोई छोटा मोटा
बीडीओ, सीओ कुछ बन जाए, अधिकारी बन जाए, हम कभी नहीं चाहेंगे। जब हम इतना बड़े प्रतिष्ठित पद पे हैं, प्रधानमंत्री हैं या फिर हम मुख्यमंत्री हैं, इतना ऊँचा-ऊँचा पद पे हैं, तो हम हमेशा चाहें कि हमारा बेटा लोग भी यही पद पे रहे। तो यहीं से जाकर के जब राजा वाला पद जनता के द्वारा स्टार्ट किया गया ना, शुरू-शुरू में राजा वाला जो पद था, वो जनता के लिए इसलिए लाया गया क्योंकि जनता के बीच में ना लड़ाई-उड़ाई आपस में कोई-कोई हो जाता था, तो राजा उसको सॉल्व करता था और जनता में से ही बहुत भाई अमीर होता था और उसी जनता में बहुत भाई गरीब होता था। तो जो अमीर होता था, वो गरीब को डायरेक्ट जाके टैक्स दे नहीं सकता है, मतलब गरीब को डायरेक्ट जाके मदद कर नहीं सकता है। तो वो राजा को एक माध्यम बनाया, मतलब उस शहर का एक रूप से कह लो गार्जियन बनाया कि चलिए भाई अमीर लोग हम लोग हैं और हम लोग मिलके आपको पैसा देंगे और आप हमारे जन कल्याण करिएगा। जो ज़रूरतमंद हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको आप राजा हैं, उनको आप थोड़ा बहुत हेल्प कर दीजिएगा उसी टैक्स के पैसे से। तो हम आपको टैक्स दे देंगे तो आपका भी कल्याण थोड़ा बहुत हो जाएगा, आपका भी घर चल जाएगा और आप अपने टैक्स के पैसे से गरीब लोगों का भी हेल्प करिएगा, तो गरीब लोगों को भी आपके पास ही आकर के गरीब अपना मदद माँगेगा। तो शुरू-शुरू में इसलिए राजा बनाया गया था। लेकिन जब वो राजा बन गया तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ना वो राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब जटिल हो गया। अब राजा कभी नहीं चाहेगा कि जो मेरा बेटा है वो समाज के छोटा-मोटा सैनिक या फिर छोटा-मोटा कोई काम में भिड़ जाए। मतलब शुरू-शुरू में ऐसा था वैदिक सभ्यता के समय में। तो ये जो धार, जो कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आया होगा कि राजतंत्रिक अस्थाई हो पाया है, ये वैदिक सभ्यता से ही, मतलब समझ लीजिए वहीं से स्टार्ट हो गया था ये अस्थाई रूप से। वैदिक सभ्यता से ही स्टार्ट हो गया था स्थायी होना, समझ रहे हैं ना? शुरू-शुरू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लोग वैदिक सभ्यता में कबीला बनाकर रहते थे। क्या बनाकर रहते थे? कबीला। और जब कबीला के समूह को हम लोग मतलब कबीला के जो समूह है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? जन कहेंगे। क्या कहेंगे? जन। और वही जन थोड़ा-सा बड़ा होगा तो उसी को हम कबीलाई कह देंगे, है ना? कबीलाई क्या होता है? वो एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ बहुत लोगों का ग्रुप कह लो या फिर समूह कह लो, उसी को कबीलाई कहेंगे, है ना? तो शुरू-शुरू में इस तरह का ही समाज था। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास को पढ़ोगे अंदर जाकर के, तो आप यही जानोगे कि जो राजतंत्र था वो अस्थाई था या फिर प्रजातंत्र था, वो सब आप जब जाके पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। जब आप वैदिक सभ्यता पढ़ोगे, तो वैदिक सभ्यता में थोड़ा बहुत राजतंत्र जो था वो अस्थाई हो गया था। मतलब राजा लोग वैदिक सभ्यता में थोड़ा-सा अस्थाई अपने आप को मानने लगे, वो सरकारी नौकरी समझ लिए कि अब उसको कोई हटाएगा नहीं। अब राजा का बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। फिर उसका बेटा क्या बनेगा? राजा बनेगा। शुरू-शुरू में ऐसा नहीं था, शुरू-शुरू में जैसे अभी सिस्टम है ना, 5 वर्ष के लिए राजा, मतलब मान लीजिए कोई आप प्रधानमंत्री चुन रहे हैं या फिर आपके यहाँ से मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वो 5 वर्ष तक अभी काम करता है। 5 वर्ष के बाद फिर जनता के हाथ में पावर रहता है उसको चुनने का, जनता का मन उसको चुने या फिर हटा दे। शुरू-शुरू में भी ऐसा ही था। जब आप प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ोगे, एकदम शुरू क मतलब वैदिक सभ्यता से भी पहले कह लो, एक वैदिक सभ्यता में तो धीरे-धीरे राजा जटिल होने लगा। मतलब राजा जो है वो अब अपना पद छोड़ना ही नहीं चाहता था और जो राजा का बेटा लोग था वो भी राजा ही बनना चाह रहा था। लेकिन उससे पहले, मतलब वैदिक सभ्यता के एकदम शुरुआती दौर में अगर पढ़ोगे जाकर के, तो वहाँ पे क्या था कि राजा जनता लोग ही चुन के बनाती थी और राजा के पास उतना धन वगैरह भी नहीं होता था शुरू-शुरू में। जनता लोग ही राजा को थोड़ा बहुत बिज़नेस व्यापारी करता था जनता, तो थोड़ा बहुत राजा को टैक्स देता था, उससे राजा अपना घर भी चलाती थी और भी जो अन्य समाज में गरीब वर्ग के लोग हैं, उनको राजा मदद करती थी। धीरे-धीरे जाकर के ये राजा के हैबिट में घुस गया कि अब उसको राजा ही बनना है। मतलब पद छोड़ने के लिए वो रेडी, ना वो खुद हो रहा है और ना उसका बाल-बच्चा जो आ रहा है, ना वो हो रहा है। वो भी राजा ही बनने के लिए एकदम तैयार है कि भाई एकदम बढ़िया पद है, पावर है, धनक है, दबंगई है, पैसा है, बहुत सब कुछ है। तो राजा वाला पद लोग छोड़ना चाहता ही नहीं था और भाई राजा से बड़ा कौन-सा पद हो सकता है? आप ही सोचो ना, अगर आपको कोई कहे कि मुख्यमंत्री बना देंगे, तो आप आईएएस बनना चाहोगे कभी? कभी नहीं चाहोगे। हैं? क्या धनक, क्या रुतबा, सब कुछ मुख्यमंत्री में आ जाएगा। फिर आपको हम प्रधानमंत्री बना देंगे, तो आप कभी नहीं सोचोगे हम मुख्यमंत्री बने लाइफ में।
अब मोदी जो बना है प्रधानमंत्री, वो कभी चाहेगा मुख्यमंत्री बनना? अगर उसको कितना भी कुछ हो जाए, मान लीजिए वो नहीं बना प्रधानमंत्री, इस बार हार गया, तो वो कहीं से मुख्यमंत्री बनेगा? कभी नहीं। उसको इज्जत पे पड़ जाएगा कि हम देश का प्रधानमंत्री 10 साल से हैं, 15 साल से हैं, और हम कहीं का मुख्यमंत्री बन जाए। तो वही चीज़ हो गया यहाँ भी। यहाँ जो राजा शुरू-शुरू में बनाया, तो उन लोगों को कोई एहसास नहीं होता, क्योंकि शुरू का राजा गरीब होता था। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोग व्यापार करने लगे, समाज डेवलप होने लगा, और भी समाज डेवलप होने लगा धीरे-धीरे। तो राजा को टैक्स ज़्यादा पहुँचने लगा। धीरे-धीरे आपका जो सीमा क्षेत्र है साम्राज्य का, वो भी बड़ा होने लगा, क्योंकि राजा ही उस पार्टिकुलर गाँव के गार्जियन होते थे। अब वो गाँव धीरे-धीरे बड़ा होने लगा और बड़ा होने लगा, समय के साथ सीमा क्षेत्र बढ़ते गया और राजा का पावर बढ़ते गया, पॉपुलेशन बढ़ते गया, राजा को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आने लगा। अब क्या होने लगा कि राजा छोटा-सा क्षेत्र में बना और वो दूसरा क्षेत्र को जीतने भी लगा, तीसरा क्षेत्र को जीतने भी लगा, चौथा क्षेत्र को जीतने भी लगा। तो जीत-जीत के जब अपना क्षेत्र में मिलाने लगा, तो और सीमा क्षेत्र बड़ा होते गया, राजा का पावर बढ़ते चला गया, राजा के पास बहुत ज़्यादा टैक्स पहुँचने लगा, तो राजा का घमंड भी बढ़ते चला गया ये कुर्सी के लिए। शुरू-शुरू में राजा गरीब था, क्योंकि वो सिर्फ़ एक मोहल्ला पे शासन करता था। लेकिन बाद में वो मोहल्ला से समझ लो एक शहर में शासन, शहर से समझ लो 2 शहर में शासन, और फिर 2 शहर से पूरा का पूरा मान लो एक प्रांत में शासन, जिसको स्टेट कहते हैं, है ना? फिर धीरे-धीरे पूरा इस तरह से राजा बड़ा होते चला गया और राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। शुरू-शुरू में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। शुरू में राजा जो बनता था, मान लो कोई एक्स नाम का लोग राजा बना है, तो फिर उसको जनता हटा के कोई उसी समुदाय में से दूसरे को राजा बनने का मौका देती थी पार्टिकुलर समय में। समझ रहे हैं? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया? तो शुरू में कबीला, एकदम कबीला, बहुत छोटा-सा समूह था, बहुत ज़्यादा छोटा-सा, जिसे हम जन कहेंगे, वो उस लेवल का राजा होता था, एकदम छोटा-सा जगह में। मान लो कि 20 घर पे मात्र शासन कर पाता था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो बड़ा हुआ, वो कबीलाई वो क्षेत्र था जहाँ जनता रहते थे, और बड़ा होते चला गया, है ना? तो इस प्रकार से राजा का कहानी वैदिक सभ्यता में राजनीतिक जीवन का ऐसा इतिहास रहा है कि राजा का पावर बढ़ गया और राजा का बेटा ही राजा बनने लगा। कहाँ से? वैदिक सभ्यता से ही कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया था। यहाँ तक समझ में अच्छे से आ गया? राजा किस लिए बना गया? तो लोगों के रक्षा के लिए, है ना? एक अच्छा प्रशासनिक व्यवस्था हो सके, ये सभी व्यवस्था अच्छे से चल सके, समाज में किसी भी तरह का झगड़ा झंझट हो तो उसको सॉल्व कर सकें। क्योंकि न्यायाधीश वगैरह तो बहुत बाद में आया, पहले तो आया राजा ही। ये जो सरपंच का कॉन्सेप्ट अभी आप पढ़ते हो, ये सब बाद में आया। शुरू में अगर कोई कल्पना किया तो वो राजा, एक छोटा-सा राजा, जो छोटा-सा समाज, जो कबीलाई वाला क्षेत्र था, उसका गार्जियन होता था, वो धीरे-धीरे जाकर के बड़ा होने लगा, है ना? छोटा-मोटा प्रशासन को चलाने का ज़रूरत के लिए शुरू-शुरू में वैदिक सभ्यता के अंदर देखा गया है। शुरू-शुरू में क छोटा-सा कबीलाई क्षेत्र था, उसको चलाने के लिए एक राजा बनाया गया, फिर वही बढ़ते चला गया। अब हम देखते हैं कि वहाँ का राजनीतिक जीवन एक्चुअली चला कैसे, कैसा था, उस बिंदु पे थोड़ा-सा जाते हैं। वहाँ के राजा कोई चंद्रगुप्त मौर्य की तरह महान राजा नहीं हुआ करता था, है ना? वहाँ का जो भी कबीलाई जीवन था, उसी उसी को हम जन कहते हैं, और जन का जो देख-रेख करते थे, उसे हम राजन कहते हैं, है ना? वही जो राजन थे, देखिए राजा, राजन, ये दोनों वर्ड मिल रहा है ना? उस वक़्त शुरू-शुरू में उसका नाम राजन ही दिया गया, जो छोटा-सा कबीलाई क्षेत्र था, है ना? वही क्षेत्र को देख-रेख करने के लिए, या फिर उसको जन भी कह लो, वहाँ जहाँ जनता लोग रहती थी, उसको देख-रेख करने के लिए राजन वाला पद बनाया गया, और वही राजन को राजा, राजा कहने मतलब कह के पुकारने चला गया। वास्तव में उस क्षेत्र का राजा जो है, वही राजन ही कहलाता था। यहाँ का राजा का जो पावर था, वो बहुत सीमित था शुरू-शुरू में, कोई ज़्यादा पावर राजा को नहीं था। ठीक ना? बहुत सीमित पावर दिया गया था, और राजा अपने सीमित अधिकार, सीमित पावर के साथ वैदिक जीवन के शासन को चला रहे थे। वहाँ के शासक को अस्थाई सेना था ही नहीं। अब आप अब आप बोलोगे कि भाई अस्थाई सेना क्यों नहीं था? क्योंकि राजा के पास पैसा भी नहीं था जो उस पैसा से सैनिक को रख सके। ठीक ना? मतलब राजा के पास इतना कम पैसा हुआ करता था। तो सेना, आप ऐसे सेना नहीं पाल लोगे ना, सेना पालने के लिए बहुत पैसा चाहिए।
सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो जब शुरू-शुरू में राजन बनाया गया, उसको खाने लायक ही टैक्स पहुँच पाता था। धीरे-धीरे टैक्स बढ़ने लगा, टैक्स जब ज़्यादा आया तो राजा अपना सीमा क्षेत्र को बढ़ाने के लिए अपने अंदर थोड़ा बहुत सैनिक रखना स्टार्ट किया। शुरू-शुरू में जब राजा के पास बिल्कुल पैसा नहीं था, तो उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, तो उससे अपना जीवन चलाता था और थोड़ा बहुत अपना जो पैसा उसको टैक्स के माध्यम से आता, थोड़ा बहुत गरीब आदमी जो उस समाज में था, उसको देख लेता था। लेकिन धीरे-धीरे राजा बड़ा होते चला गया। अभी बताए ना कि छोटा-सा जगह से बड़ा होते चला गया राजा। शुरू-शुरू में इसको तो राजन भी कहते थे और राजन जो है वो एकदम छोटा-सा कबीलाई मतलब एकदम छोटा-सा मोहल्ला टाइप का क्षेत्र में वो क्या करता था, शासन करता था। उसके पास अपना अस्थायी सेना भी नहीं था और ना शुरू-शुरू में जब पढ़ोगे तो राजा मतलब राजा टैक्स वसूलने का परंपरा भी नहीं था कि राजा को हिम्मते नहीं था कि वो किसी बड़े व्यापारी से या फिर समाज के किसी भी तबके जो किसी भी काम धंधा करते हैं, उनसे टैक्स माँग ले। ऐसा नियम नहीं था। लोग अपने इच्छा अनुसार, है ना, उसे जाकर के ऐज़ ए गिफ्ट, ऐज़ ए कुछ कह लो मतलब जो अपने इच्छा के अनुसार चलो राजा साहब को अभी है ना मेरा अच्छा खासा पैसा कमाए हैं, जा कर के हम कुछ टैक्स वगैरह दे देते हैं। वो टैक्स हम राजा को देते हैं और वही टैक्स से राजा अपना भी खा लेगा, थोड़ा बहुत गरीब को भी मदद करेगा। इस तरह का कॉन्सेप्ट था शुरू में। ठीक है? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होगा। इस तरह का ही परंपरा समाज में चल रहा था। राजा ना ही अपने इच्छा के अनुसार न्याय कर सकता था, मतलब राजा के पास बहुत सीमित पावर था, बहुत ज़्यादा सीमित पावर। बस नाम का वो राजा था। बस समझ लो कि लोगों का रक्षक मतलब रक्षक कह लो या फिर लोगों का ना समाज में थोड़ा बहुत छोटा-सा गार्जियन। क्लास का मॉनिटर होता है ना, जैसे स्कूल वगैरह में आप पढ़ते हो तो क्लास का मॉनिटर। तो क्लास का मॉनिटर के पास कितना सीमित पावर होता है। ऐसा थोड़ी को किसी बच्चा को टीसी दे देगा। उसी माध्यम से राजा के पास इस तरह का ही समझ लो शुरू-शुरू में पावर था। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राजा अपने से ही अपना पावर बढ़ा लिया। जब वो जब वो पहले शुरू-शुरू में फ्लेक्सिबल था, लचीला था। मतलब ये राजा हट गया, दूसरा राजा आ गया, तीसरा राजा आ गया, ऐसे था। लेकिन जब वो जटिल हो गया ना कि अब फलनमा ही राजा रहा और उसका बेटा ही अब राजा बनेगा, उसका तीसरा मतलब हर जन अब वो उसी के फैमिली से राजा बनते आएगा। तो वो हो गया जटिल। समझ रहे हैं ना? तब जाकर के राजा लोग अपना पावर खुद बढ़ा लिए। लेकिन जो राजा राजन का जो कॉन्सेप्ट है वो वैदिक सभ्यता का शुरू से ही वहीं से निकल के आया है। यहाँ तक कोई दिक्कत हमको लगता है आपको नहीं हुआ होगा। ठीक है, राजा अपने इच्छा अनुसार कोई भी व्यवस्था, कोई भी डिसीजन लेता ही नहीं था और एक चीज़ याद रखिएगा, राजा जो डिसीजन लेता था, उस डिसीजन मेकिंग में राजा की सहायता के लिए कुछ समिति भी बनाई गई थी। कुछ सभा भी होते थे, कुछ विधत भी होते थे, कुछ गण भी होते थे, कुछ संस्था भी होते थे। वो सभी आप समझ लो कि कुछ समिति, कुछ सभा, कुछ विधत या फिर ज्ञान कह लो या फिर संस्था, ये संस्था बनाई गई थी कि राजा को कोई भी सलाह लेने में हेल्प किया जाए। मतलब राजा के पास इतना सीमित पावर था, इतना सीमित अधिकार था कि वो कोई फैसला खुद से लेता ही नहीं था। फैसला लेने के लिए भी लोग उसके हाथ में था कि कुछ जनता लोग उसी बीच में से उठ के जाएगी और फैसला लेगी। तो सोचो कि राजा का कैपेसिटी कितना कम था उस वक़्त। कुछ था ही नहीं उतना ताकत राजा के पास। वह खुद पूरा शासन व्यवस्था को खुद नहीं चला पा रहा था। मतलब इतना कम ताकत था राजा के पास शुरू-शुरू में। इसलिए राजा के हेल्प करने के लिए जो राजा लोग था, राजा लोगों का हेल्प करने के लिए समितियाँ को बनाई गई ताकि शासन करने में आसानी हो सके, है ना? समितियाँ जो थी अ, अच्छा अभी आप मान लीजिए नहीं स्कूल में कहता था, क्या जी सभा बना के खड़े हो, सभा, है ना? सभा का मतलब क्या होता है? ग्रुप। सभा, समिति ये सब ग्रुप वर्ड से बना, ये हिंदी वर्ड है, इंग्लिश क्या है इसका ग्रुप, है ना? बोल रहे हैं ना पूरा सर सभा लगाता है पार्क में ये 10-15 लड़का सब, नहीं बोलचाल के भाषा में सुने होंगे सभा, सर ये सभा लगा रहा है पूरा। तो सभा का मतलब ग्रुप होता है, तो एक समुदाय जो समाज का होता था उस वक़्त वैदिक सभ्यता के समय, वही लोग डिसीजन मेकिंग करता था राजा के साथ। राजा को अकेले कुछ पावर था ही नहीं, जनता लोग में से महिलाएँ भी जाती थी, उसमें पुरुष भी जाते थे, जो हम बताए थे ना उसमें कुछ संख्याएँ में लोग थे, तो उसमें महिला भी थी और पुरुष भी था। मतलब
तो इससे क्या पता चलता है, उस वक़्त महिलाएँ की इज़्ज़त भी काफ़ी थी समाज में। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। सहायता के रूप में कुछ संख्याएँ थी, जैसे समिति, सभा, विधत, गण, ये हमेशा राजा की सहायता के लिए खड़ी रहती थी। ठीक ना? समिति पूरे कबीला, जो भी क कबीले, कबीले का मतलब होता था उस वक़्त मोहल्ला है ना, कबीले। मोहल्ला को ही कबीले कहा जाता था। मतलब वो जो मुल्क था, गाँव था, वो गाँव को ही, जो सबसे छोटे तबके के गाँव था, मतलब 10-20 घर था, उसी को कबीले कहते थे। है ना? शासन का सबसे निचला स्तर, सबसे छोटा जगह, आम लोगों का संस्था, ठीक? कबीला। इस समिति में पूरे गाँव के लोग शामिल होते थे, जिसमें जो पुरुष था, पुरुष के ही समान महिलाओं को भी अधिकार था। ऐसा नहीं था कि पुरुष और महिला में भेदभाव होता था। वैदिक सभ्यता का इतिहास जब आप पढ़ोगे, तो पुरुष और महिला दोनों को समान रूप से अधिकार दिया जाता था। ऐसा नहीं है कि पुरुष को बहुत ज़्यादा अधिकार और महिलाओं को कम। ज़्यादा वो जो ओढ़नी टाँगने वाला है ना, पूरा दुल्हन की तरह जो लड़की लोग ओढ़नी, घूंघटा टाँग लेती है, एकदम चुंदरी लपेट लेती है, मुँह और ढकने वाला उतना सिस्टम नहीं था। महिलाएँ भी पढ़ी-लिखी होती थी, क्योंकि कल्चर बड़ा अच्छा था। वेद की रचना हो रही थी उस काल में। पढ़ाई-लिखाई का एक अलग लेवल का माहौल था। महिलाएँ भी पढ़ी-लिखी होती थी, पुरुष भी पढ़े-लिखे होते थे, और दोनों मिलके भी किसी विषय पे डिसीज़न लेते थे, और उसी के बीच में से किसी को राजा बना दिया जाता था। है ना? सभा समिति में अगर कोई शामिल होते थे, तो महिला और पुरुष दोनों ही शामिल होते थे। ठीक? और राजा को अपना किसी भी विषय पे सलाह देने का काम करते थे। ठीक है? दूसरा बात, एक बात जान लो, जो सभा संस्था था, सभा, यह पढ़े-लिखे, कुलीन और इसमें समाज के उच्च वर्ग की ग्रुप थी। है ना? इसमें सीमित संख्याएँ थी सभा में, जो सभा था ना, उसमें सीमित संख्याएँ थी। लेकिन जो समिति थी, उसमें गाँव के ही लोग पूरा शामिल होते थे। अब आप बोलोगे, सर, समिति में गाँव के लोग शामिल होते थे, तो क्या सब लोग पढ़े-लिखे थे? तो बिल्कुल नहीं बाबू, सब लोग पढ़े-लिखे नहीं थे। गाँव के लोग में से कुछ लोग पढ़े भी होते थे और बहुत लोग पढ़े-लिखे नहीं होते थे। बहुत लोग मेल थे, बहुत लोग फीमेल थे। मतलब समझ लो कि जो समिति संस्था थी ना, उसमें सब लोग, पूरा का पूरा लगभग गाँव ही शामिल हो जाता था डिसीजन मेकिंग के लिए राजा के साथ। ये समिति थी, समिति में पूरे गाँव शामिल होता था। उसमें पढ़े-लिखे, ना पढ़े-लिखे, मूर्ख-गँवार, भैंस वाला, गाय वाला, सब शामिल होता था डिसीजन मेकिंग में। लेकिन जो सभा संस्था है, उसमें सब लोग शामिल नहीं होते थे, उसमें पढ़े-लिखे ही सिर्फ़ शामिल होते थे सभा में। लेकिन समिति में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सभा में पढ़े-लिखे, कुलीन और इसमें समाज के उच्च वर्ग के जो ग्रुप थे, यही लोग शामिल होते थे। इसमें सीमित संख्याएँ थी, बहुत ज़्यादा। अब पढ़े-लिखे का जब बात आएगा, तो सीमित ही हो जाएगा ना भाई। सब लोग तो पढ़ा-लिखा थोड़ी होता है समाज में। अभी भी समाज में देख लो, आपके मोहल्ला, आपके शहर से के गो जिला कलेक्टर बनता है? बहुत कम। कितना लोग सरकारी नौकरी ले पाता है? सब कहाँ ले पाता है? कम ही ले पाता है ना। कितना लोग पीएचडी रहता है? कितना लोग मास्टर्स का डिग्री रहता है? कम ही रहता है। पढ़ा-लिखा कम ही रहता है ना। तो जब पढ़े-लिखे का बात होगा, तो संख्याएँ ऑटोमैटिक घट जाएगा किसी भी समुदाय में, ग्रुप में। तो वैसे ही सभा में होता था। उसी गाँव से जो पढ़े-लिखे उच्च कुलीन वर्ग के लोग होते थे, जो थोड़ा बहुत कुलीन उच्च वर्ग के, थोड़ा जाति-वाति को भी ध्यान में रखते हुए जो उच्च वर्ग के लोग होते थे, वही सब सभा में शामिल होते थे। और समिति जो था, उसमें आम लोग भी शामिल होते थे, छोटा-मोटा गाय वाला, भैंस वाला, सब लोग शामिल हो जाते थे, पढ़ा रहे, ना रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक संस्था होता था विधत, है ना? विधत क्या होता था? तो उपज के जो भाग थे ना, उसको बाँटते थे, या फिर युद्ध में लूटे गए धन था, तो उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, युद्ध में लूटे गए धन को। ये एक विधत संस्था था, जो एक ऐसा संस्था था, तो जो उपज वगैरह में जो भी धन आया है, या फिर कह लो कि जो धन आया है आपका, अ, फसल वगैरह हुआ है, तो वो सब का बँटवारा के लिए ये संस्था बनाया गया था। जब एक काबीला का लड़ाई दूसरे कबीले से हो जाती थी, तो उस वक़्त जो भी धन लूटा जाता था या फिर जीता जाता था, तो उसे आपस में बाँटने का भी तो काम करते थे। तो
अब मान लो कि राजा है, गाँव के सब लोग हैं, लड़ाई में तो सब गाँवे वाले भिड़ जाते थे। पहले सैनिक-वैनिक इतना सिस्टम से नहीं होता था। एक गाँव दूसरे गाँव से लड़ गया, बेलना, चाकू डंडा, बाँस जे मिला सब धड़ के धड़ पट दिया दूसरे गाँव वाले को। मतलब पूरा का पूरा कबीला नंबर ए लड़ाई हो गई कबीला नंबर बी। कबीला नंबर ए के राजा एक्स, कबीला नंबर बी के राजा वाई। ये दोनों राजा के रूप में खड़े हैं और पूरा गाँव वाला एक-दूसरे को पहट के मार रहा है। तो समझ लो कि 2 गाँव लड़ा है आपस में तो एक ना एक जीतेगा ही। एक कबीले के लोग तो जीतेंगे ही ना। तो मान लो जीत लिया तो उसका पूरा धान, गेहूँ सब हड़प लिया और उसका पूरा सब कुछ ना छीन-छान लिया जो भी सब्जी हुआ था, बकरी, भैंस, गाय जो उसके पास था। पहले तो जानवर के लिए ही ज़्यादा लड़ाई होती थी। ज़मीन-तमीन तो बाबू भरा हुआ था। ज़मीन और के लिए लड़ाई वैदिक सभ्यता में देखने को नहीं मिलेगी। काहे कि ज़मीन इतना था और पॉपुलेशन बहुत कम था। तो ज़मीन-वमीन के लिए लड़ाई नहीं होती थी। लड़ाई होती थी बाबू किस चीज़ के लिए? तो जानवर के लिए। क्योंकि जानवर सबसे महत्वपूर्ण था। वैदिक सभ्यता जब पढ़ोगे तो जानवर के लिए ही लोग लड़ते थे। गाय मेरा हो जाए, भैंस मेरा हो जाए, उसे दूध निकालेंगे, बिज़नेस करेंगे, व्यापार करेंगे, है ना? दूध को खाएँगे, तो इस तरह का लड़ाई होती थी। घोड़ा मेरा हो जाए, घोड़ा के लिए लड़ जाता था लोग। तो ये जो विधत संस्था है, वही लूटा हुआ धन या फिर जीता हुआ धन का बँटवारा कर देती थी आपस में गाँव वाले के बीच में। तो बहुत सारा अनाज गाँव वाले में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता था, क्योंकि गाँव में ज़्यादा घर होता ही नहीं था, पॉपुलेशन कम थी, 20-22 घर का एक कबीला। फिर राजा को कुछ धन पहुँचा दिया जाता था उसी में से, कुछ धान का बोरा में से। तो लोग खुशी-खुशी लड़ते थे, कबीला जीतते थे और अपना खाते-पीते थे। कभी हार भी जाते थे तो देना भी पड़ जाता था। तो इस तरह से उन लोगों का जीवन क्या होता था, वैदिक सभ्यता वालों का राजनीतिक जीवन चल रहा था। ठीक है? हालाँकि जो भी चारों समिति अभी हम आपको बताए हैं, वो चारों समिति में जो सबसे ओल्डेस्ट में से एक है, सबसे पुराना है, तो वह विदहत ही है। विदहत का मतलब अभी बताए ना कि जो युद्ध में जीता हुआ धन है, उसको लूटने जो भी लूटा गया धन है, उसको आपस में बाँटने का काम करता था। ठीक है? कबीला नंबर ए और कबीला नंबर बी आपस में लड़ जाता था। जो भी मिलता था बेलना, बाँस, लकड़ी, डंडा, सनम उसी से मारता था हुल के, एक गाँव वाले दूसरे गाँव वाले को। अरे भाई 20 गाँव वाले का घर मान लो कि आपका कोई मान लो चित्रगुप्त नगर है तो चित्रगुप्त नगर में था। अब 20-22 घर है राजेंद्र नगर या फिर समीर नगर में, तो समीर नगर और चित्रगुप्त नगर लड़ लिया आपस में। इस तरह से कहानी होता था। ये जैसे 2 नगर है, 2 अलग-अलग कबीले हैं। कबीला नंबर ए में 20-22 घर, कबीला नंबर बी में 20-22 घर। तो दोनों का पूरा गाँवे वाला पुरुष, महिला जो मिला सब उठ के आ गया लड़ने के लिए। लड़-वड़ के सब धन-वन बाँटने का काम कौन करता था? विधत नाम का संस्था करता था। हालाँकि समिति और विधत में आम लोग की भागीदारी बहुत ज़्यादा थी, है ना? और दोनों ही संस्था में मेल और फीमेल दोनों को भागीदारी बहुत ज़्यादा थी। मेल और फीमेल दोनों ही भाग लेते थे। समिति और विधत, जो समिति था और विधत था, ये जो दोनों संस्था है, समिति में भी आम लोग गाँव वाले सब एकदम लड़का-लड़की जो है सब इस समिति में शामिल है। विधत में भी मारपीट करने में भी सब हुल के शामिल होता था, बँटवारा में भी सब आपस में बँटवारा कर लेता था। लड़का-लड़की का कोई भेदभाव नहीं, सब शामिल होता था, मारपीट में सब हुल के मारता था एक-दूसरे को। लड़ाई मुख्य रूप से किसके लिए? तो जानवर के लिए होता था। धान-वान चुरा के ले आता था, गेहूँ हुआ वही काट लिया, केतारी हुआ वही लपेट लिया। तो इस तरह से कहानी चलता था, समझ रहे हैं ना? कोई ज़रूरी नहीं था कि जगह ज़मीन-वमीन जीतने के लिए नहीं, ज़मीन तो ढेगरा मतलब ढेगरा बैंगन की तरह पूरा ज़मीन फैला हुआ था, खूब ज़मीन था, समझ रहे हैं? पहले पॉपुलेशन था ही नहीं, ना दिल्ली था, ना बम्बई था, ना कलकत्ता था, ना कोई शहर था, पूरा का पूरा सब खेते तो था कौन चीज़ सब जंगल था, खेत था। पहले का बहुत पहले का कहानी है ये, हाल-फिलहाल का कहानी नहीं है वैदिक सभ्यता, बहुत पहले लगभग 1400 ईसा पूर्व का ये सब कहानी है, उसी के आस-पास का 1300 ईसा पूर्व। तो आप समझ लीजिए कि आज से लगभग-लगभग आप कह लो कि अभी लगभग 2500 इधर 2000 कितना है अभी 2024 है ना, तो 2000 साल इधर 1500 साल 1500 वर्ष उधर, लगभग साढ़े 3000 मतलब साढ़े 3000 साल पहले की कहानी का स्थिति सुना रहे हैं। इसे चंद्रगुप्त मौर्य वाला और या फिर
ये बाबर अकबर वाला कहानी मत समझना। बाबर अकबर तो ये हाल-फिलहाल 500-400 साल पहले की कहानी है। ये 3500 साल पहले की कहानी है, वैदिक सभ्यता। ये सब आप प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में पढ़ रहे हो। समझ में आ रहा है? प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब बहुत पुराना। प्राचीन का मतलब क्या होता है? बहुत पुराना। तो आप कल्पना करो कि उस वक़्त कैसे-कैसे लोग रहते थे, राजा कैसा होता था शुरू-शुरू में। बाद में तो बाबू ये सब बहुत जटिल हो के तब ना चंद्रगुप्त मौर्य सब आएँगे। चंद्रगुप्त मौर्य सब तो यही सब तो जटिल हो गया, राजा बनने लगा एकदम। तो घनानंद है, ये सब जो राजा इतना बन-बन के आए हैं, तो ये सब आए कैसे? तो यही सब जटिल होते चला गया राजा वाला पद, समाज में पॉपुलेशन बढ़ते चला गया। तो इस प्रकार से हो गया, बहुत सारा कबीला मिलके एक छोटा-सा शहर ही बन गया। पहले तो महाजन पद था, अलग-अलग महाजन पद पनपते, महाजन 16 महाजन पद हुआ करता था। तो अलग-अलग जगह, अलग-अलग क्षेत्र, कोई लिच्छवी, कोई पाटलिपुत्र, कोई वैशाली, कोई वाराणसी, अलग-अलग जगह जैसे-जैसे पॉपुलेशन बढ़ने लगा, तो लोग अपना-अपना बड़ा-बड़ा क्षेत्र बना लिए, राजा बन गए, सभी महाजनपद के एक-एक राजा। तो सब कुछ खोल-खोल के पढ़ाएँगे, अभी महाजनपद वाला चैप्टर आया नहीं है, तो वो भी आएगा तो वो भी पढ़ाएँगे। अभी आप बस वैदिक सभ्यता को अच्छे से जानो, अभी वैदिक सभ्यता बहुत पुराना इतिहास है। इस चीज़ को आप अच्छे से जानो कि कैसे मेल-फीमेल सब लोग लड़ाई करते थे, एक गाँव से, एक कबीला से दूसरे कबीला पे अटैक करते थे, दूसरे कबीला भी हुल के मारते थे इसको। और एकदम जो जीता वो अनाज-उनाज काट लिया, लूट लिया, आपस में बँटवारा हो गया। बकरिए 4 गो उठा के चोरा के ले आया, भैंस है भैंसिया उठा के ले आया, गाय दिखा गाइए बाँधल था खोल लिया। तो इस तरह का कहानी होता था। अब बात करेंगे गण की, तो यह जो गण क्या है? 3-4 गो संस्था तो आप देख लिए, क्या-क्या देखे? सबसे पहले रिपीट करिए क्योंकि भूलना नहीं है। सभा देखे जिसमें विद्वान लोग शामिल थे, समाज के पढ़े-लिखे। समिति देखे, गाँव वाले सब शामिल हो गए थे। विधत देखे, तो विधत भी समझ में आ ही गया। अब हम जो नया संस्था है, वो गण देखते हैं। तो गण क्या होता है? यह भी कुलीन की जो कुलीन है ना, बड़े-बड़े ऊँचे जात के लोग, बड़े-बड़े ऊँचे लोग जो होते थे उस वक़्त के कुलीन, जो सभा में शामिल होते, सभा जो पढ़े-लिखे लोग शामिल होते थे, कुलीन वर्ग के लोग, है ना? ये भी बिल्कुल सभा के जैसा ही है गण, ठीक? अथर्ववेद में विधत और समितियों की महत्व को देखते हुए प्रजापति की 2 पुत्रियाँ के रूप में संबोधित किया गया है। प्रजापति की 2 पुत्रियाँ अगर कोई 2 संस्था था, तो वो कौन-कौन था आपका? विधत और क्या था? समिति था। क्यों था प्रजापति की 2 पुत्रियाँ? क्यों ऐसा हमारा अथर्ववेद में ये बात लिख दिया गया? क्यों पता है? क्योंकि इसे प्रजापति की 2 पुत्रियाँ इसलिए कहा गया है, क्योंकि भाई सभी प्रजा एकदम घुस के इसमें डिसीजन वगैरह लेते थे। समिति में तो एकदम सब शामिल थे। विधत में भी सब आपस में लड़ाई-उड़ाई जीतते थे, आपस में बँटवारा करते थे सब गाँव वाले मिल के। तो गाँव वाले के लिए एकदम मज़े-मज़े वाला ये संस्था था। मतलब पढ़ा रहो, ना रहो भाई शामिल हो जाओ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए प्रजापति, प्रजा का मतलब होता है गाँव वाले, प्रजा, है ना? राजा, प्रजा समझ रहे हो ना? जनता। तो प्रजापति की 2 पुत्रियाँ, ये इसको पुत्र-पुत्री कहते थे प्रजापति के। ये कौन बुक में लिखा हुआ है? अथर्ववेद में। ये वेद है, ठीक ना? अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियाँ से संबोधित की गई है। किसको? 2 संस्थाओं को। पहला विधत और दूसरा समितियों को। इसमें पढ़ा-लिखा लोग शामिल हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं, सब शामिल हो सकते थे। ठीक है, यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? और इसी से पता चलता है कि राजा जो थे, राजा के लिए समिति और विधत कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी, मतलब कितना ज़्यादा महत्व देती थी। अब देखते हैं राजा इन 4 समितियों जो भी बना है, चारों समिति के आधार पे क्या काम करते थे, कैसे करते थे? कहीं मतलब समझ लो कि उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी भी बनाए थे या फिर नहीं बनाए थे या फिर ऐसे ही संस्था चल रहा था। अब हम इस बिंदु पे बात करते हैं, है ना? गण आपको समझ में आया ना? ये नहीं कहिएगा कि सर हमको गण समझ में नहीं। गण में भी कुलीन और पढ़े-लिखे वर्ग ही शामिल होते थे। गण और सभा में पढ़े-लिखे कुलीन वर्ग के ही लोग शामिल होते थे, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में अपना पढ़ाई-लिखाई लगा सके। मतलब अपना विद्वता लगाएँ, एक समझदारी वाला डिसीजन लें, बकलोल वाला डिसीजन नहीं ले लें। जो आदमी कम पढ़ा-लिखा रहता है, वो कुछ भी डिसीजन ले लेता है।
तो मतलब उसका डिसीजन मेकिंग उतना ना ज़्यादा सॉलिड नहीं हो पाता है। जैसे समिति में सब गाय वाला, भैंस वाला, सुअर वाला सब शामिल था। अब विधत में वही स्थिति, युद्ध में कौन हुल के मारेगा, जो पढ़ा-लिखल कम रहेगा, वो सब शामिल था ये विधत में। लेकिन जो 2 संस्था है आपका, पहला गण और दूसरा सभा, ये दोनों में पढ़े-लिखे कुलीन वर्ग, उच्च पादरी वर्ग के लोग शामिल होते थे। आर्यन्स लोग जो होते थे, जो वेद को लिख रहे थे, वो सब इसमें शामिल थे। इसमें झोल-झाल कोई शामिल नहीं था। समझ रहे हैं ना? तो इन लोगों का अलग लेवल का महत्व था। जो प्रजापति के 2 पुत्रियाँ जो संस्था को बोला गया, उनका भी एक अलग लेवल का महत्व था। ये सभी मिल कर के राजा के आस-पास बैठ के अलग-अलग लेवल का अलग-अलग रणनीति बनाते थे, अलग-अलग डिस्कशन करते थे और राजा को बहुत ज़्यादा बड़ा पावर था ही नहीं। वैल्यू, राजा को सीमित वैल्यू मिलता था समाज की तरफ से, उतना ज़्यादा नहीं। है ना? आज की डेट में देखो ना, पागल की तरह नीतीश ये प्रधानमंत्री, कितना एकदम उसको सुविधा दे दिया गया है, कितना उसका पावर बढ़ा दिया गया है। एक प्रधानमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। आज का भारत, आधुनिक भारत में इतना ज़्यादा पावर दे दिया गया। मुख्यमंत्री चाहे तो क्या नहीं कर सकता है, नौकरी खा जाएगा डीएम, एसपी का, ये स्थिति है। समझ रहे हो ना? किसी को बर्बाद कर देगा, इतना ज़्यादा पावर है। ये सब राजा नहीं, सब महाराजा है। इसको राजा कहेंगे प्रधानमंत्री जो अभी भारत का, ये सब महाराजा है, इतना पावर है। खैर, संविधान के डोर में बंधा हुआ है तो अपना पावर को गलत-सलत यूज़ तो नहीं ना कर सकता है प्रधानमंत्री। तो थोड़ा-सा अच्छा ये भी है कि संविधान आज हमारे भारत में है। लेकिन जो आपका इधर जो मध्यकालीन इतिहास में आप पढ़े हो, गुलाम वंश, खिलजी वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, तुगलक वंश, ये सब का जो राजा थे या फिर मुगल वंश का जो राजा थे, ये सब के पास संविधान था नहीं। ये सबको जो मन होता था वो करते थे। है ना? इन लोगों का जो मन होता था वो करते थे। मान लो कि एक रूप से तानाशाह की तरह ही शासन करते थे, डिक्टेटरशिप, है ना? बहुत जुर्म भी करते थे ये लोग। बहुत अच्छा भी करते थे, बहुत खराब भी, मतलब राजा का जो मन, कोई संविधान के डोर में बंधा हुआ नहीं था। लेकिन अभी का कम से कम जो राजा मोदी लोग हैं, ये संविधान के डोर में कम से कम बंधाए बंधे हुए हैं। है ना? मोदी के पास पावर तो बहुत है, लेकिन वो पावर का इस्तेमाल फालतू का नहीं कर सकते हैं, समाज कल्याण के ही कर सकते हैं, नहीं तो महाभियोग लगा करके, है ना, हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति लोग हैं, राष्ट्रपति लोग को क्या करेगा? हटा दिया जाएगा। राष्ट्रपति लोग भी बहुत पावरफुल हैं, बहुत पावर है राष्ट्रपति को। लेकिन खैर, राष्ट्रपति का पावर तो भारत में रबर स्टाम्प की तरह यूज़ होता है। मतलब पावर तो राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को बहुत है, लेकिन वो पावर यूज़ किनके द्वारा कर सकता है? तो कंप्लीट प्रधानमंत्री लोग उसका पावर को यूज़ करते हैं। तो खैर, वो सब हम पॉलिटिकल साइंस की बातें हैं। खैर, सब कुछ पढ़ाएँगे आपको एकाएकी करके। पहले आप वैदिक सभ्यता को अच्छे से एन्जॉय करो। आपको चीज़ें समझ में आ गया? 4 संस्था क्या थी, नहीं थी, है ना? जो विधत थी, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट संस्था थी। ठीक है? और अब देखते हैं राजा इन चारों समितियों के आधार पे कैसे काम करता था, है ना? ऐसा नहीं है कि उसकी सहायता के लिए कुछ अधिकारी को नियुक्त किया जाता था। बिल्कुल किया जाता था। राजा को सहायता के लिए अधिकारी भी नियुक्त होते थे। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर होते थे, जिसे रत्नीन कहा जाता था। मतलब राजा के सहायता के लिए जो अधिकारी होते थे ना नियुक्त, उसे क्या कहा जाता था? रत्नीन कहा जाता था। यहाँ से भी प्रश्न निकल के आपको आ सकते हैं। जो भी अधिकारी थे, इन अधिकारी सबसे जितना भी अधिकारी थे ना, उसमें सबसे जो फेमस थे, वो पुरोहित हुआ करते थे। पुरोहित भी क्या होते थे? बहुत बड़े अधिकारी थे उस वक़्त के, वैदिक सभ्यता के बहुत उच्च लेवल के अधिकारी थे और बहुत पढ़े-लिखे, बहुत विद्वान, इन लोगों का बहुत इज़्ज़त था समाज में उस वक़्त, है ना? ये मुख्य रूप से धार्मिक सलाह देने का काम करते थे पुरोहित लोग। और जो सेना है, सेना के जो प्रमुख होते थे, सेना के रूप में समाज को सहायता देने का जो काम करते थे, वो सेनानी होते थे। कौन होते थे? सेनानी। एक पुरोहित जो धार्मिक सलाह देने का काम करते थे और दूसरा सेनानी भी होते थे। ये भी बहुत बड़े अधिकारी थे। पुरोहित के ही तरह ये सेनानी भी बहुत बड़े अधिकारी थे, जो सेना के प्रमुख होते थे और सेना का मतलब समाज में सहायता देते थे। किस प्रकार से? सेना किस प्रकार से सहायता देगा? रक्षा करके ही ना। और एक पूरक अधिकारी था, जो छोटे-मोटे किला को सँभालने का काम करता था, पूरक। तो ख़ैर, आपका सेनानी हो गया, आपका पुरोहित हो गया या फिर आपका पूरक हो गया, ये सभी अधिकारी जो हुआ करते थे, ये राजा के आस-पास बैठते थे और राजा
इन लोगों के द्वारा काम करवाता था समाज में, सेनानी के द्वारा समाज में रक्षा का काम, पुरोहित धार्मिक सलाह का काम कि धर्म रिलेटेड क्या होना चाहिए अभी कहानी, और जो पूरक था वो छोटा-छोटा जो किला था वो सँभालता था, है ना? क्योंकि एक सिर्फ मान लो नरेंद्र मोदी अभी हैं, तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही इस पूरा देश को नहीं सँभाल लेगा जी। नरेंद्र मोदी के साथ लगभग 600 से 1000 आईएएस खड़े हैं। वो अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं। नरेंद्र मोदी अकेले नहीं, नरेंद्र मोदी के साथ जितना भी राज्य है, सब में एकागो मुख्यमंत्री हैं, वो सब हैं। अच्छा, जितना डिस्ट्रिक्ट है, सब में एकागो सांसद हैं, सब में एकागो विधायक हैं। तो सब लोग मिल कर के ना सरकार को चला रहे हैं, खाली नरेंद्र मोदी ही नहीं चला रहा है। पूरा भारत, हमारा भारत अभी बहुत बड़ा है। 100 मतलब 135 से 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है भारत का, वर्ल्ड में 1 नंबर पे है। और मान लो कि हम अभिषेक नाम का लड़का है, हम खगड़िया से हैं, और हमको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाएगा, मान लो कि हम चाहेंगे कि भाई खगड़िया में है ना पार्क बनना चाहिए 2-4 गो बड़ा-बड़ा, तो नरेंद्र मोदी के कान में बोलेंगे तो बोलने जाएँगे? अगर हम चाहते हैं पार्क बनवाना तो सब लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता ही है सरकार से, तो सब नरेंद्र मोदी के पास नहीं है ना जाएगा? तो नहीं जाएगा डायरेक्ट, सब कैसे जाएगा? तो उसे घर के आगे भीड़े लग जाएगा। तो सब जाएगा विधायक के पास, है ना? विधायक कहेगा अगला को, अगला कहेगा फिर अगला को, तो फिर सरकार के कान तक बात पहुँचेगा। उसी प्रकार से जो पहले भी राजा हुआ करता था, उसको चलाने के लिए, संचालित करने के लिए अधिकारी को बनाया ही जाता था। बिना अधिकारी का काम होगा ही नहीं। धार्मिक कोई शिक्षा, धार्मिक सलाह देने के लिए, कोई सेना को चलाने के लिए, कोई पूरक था, छोटा-मोटा किला को सँभालने के लिए, तो अधिकारी का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समाज में पॉपुलेशन बढ़ते जाता है और सभी पॉपुलेशन को राजा अकेले नहीं सँभाल सकता है ना। आप मध्यकालीन इतिहास पढ़ो, उसमें भी बहुत सारे सैनिक अधिकारी, धार्मिक अधिकारी, अधिकारी के बिना तो समाज चल ही नहीं पाएगा बाबू। बहुत लोग होता है समाज को चलाने के लिए, समझो। समाज एक लोग के द्वारा नहीं चलता है ना? अगर आप अकेले कैसे चला लोगे? आपका बहुत सारा हैंड होना चाहिए जो आपके लिए काम करे, है ना? तो वैसे ही शुरू-शुरू में देखा गया कि राजा के सहायता के लिए बहुत सारे अधिकारी होते थे। चूँकि यहाँ पर राजा उतना शक्तिशाली नहीं था और राजा के पास बहुत ज़्यादा धन भी नहीं था, इसीलिए राजा नियमित सेना रखने में ज़्यादा सक्षम तो नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत सेना तो थे। नियमित रूप से लगातार 12 महीना तक सेना नहीं रखा जाता था। जब-जब भीड़ या लड़ाई बहुत हो जाती थी, तब सेना को बहाल कर लिया जाता था, फिर नौकरी से सेना को हटा दिया जाता था। समझ रहे हो? जब लड़ाई खत्म हो जाती थी, तो सेना को हटा दिया जाता था। जब लड़ाई होती थी तो सेनानी जो बहुत बड़े अधिकारी थे, वो सेना का वैकेंसी निकालते थे, बोलते थे भाई 5560 वैकेंसी है। तो सब युवा दौड़-दाड़ के या फिर जो भी टेस्ट होता था उसके आधार पे सेना में शामिल हो जाते थे, और उसको 2 महीना 4 महीना जब तक लड़ाई चलता था, उसको आराम से उसके अकाउंट में 50-50 हज़ार 1-1 लाख रुपया मान लो पेमेंट जा रहा है, और फिर सेना उसके यहाँ काम कर रहे हैं। फिर जब लड़ाई खत्म हो गया, तो फिर सेना को धक्का मार के भगा दिया जाता था, क्योंकि राजा के पास ज़्यादा पैसा था ही नहीं। इस तरह से गेम चलता था पहले। आ रहा है समझ में? कोई दिक्कत नहीं? समझ रहे हैं ना? अगर किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो क्वेश्चन कौन करेगा हमसे? पहला क्वेश्चन तो यही है। तो क्वेश्चन आप हमसे पूछिएगा तभी तो आपका हम जवाब देंगे कमेंट में। तो क्वेश्चन आप हमसे पूछा करिए। जब-जब लड़ाई होती थी तब-तब सेना रखी जाती थी, और जब लड़ाई खत्म हो जाती थी तो सेना को भी हटा दिया जाता था। सेना आम जनता बन जाती थी, ठीक ना? उसी आम जनता को सेना वाला ड्रेस पहना दिया जाता था, तो सेना बन जाती थी। फिर जब लड़ाई खत्म तो सेना खत्म, उसको मतलब नो वर्क नो पे, मतलब काम लेंगे तभी धन देंगे, सैलरी देंगे, इस तरह का कहानी था। ठीक है? मुख्य रूप से सेना में पैदल और घोड़ा वाला भी सेना था, घोड़ा का भी प्रयोग किया जाता था। और यहाँ विशेष रूप से कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, चूँकि यहाँ आर्थिक जीवन जो था मतलब उतना बहुत मजबूत तो नहीं है ना था शुरू-शुरू में, क्योंकि जो वैदिक सभ्यता है वो ग्रामीण सभ्यता है, तो ग्रामीण में कितना पैसा कमाएगा भाई? ये बात हो जाता है। तो सिस्टम वैसा मजबूत था भी नहीं, बहुत पैसा वाला सिस्टम था भी नहीं, है ना? आर्थिक रूप से लोग बहुत मजबूत थे भी नहीं। पशु-वशु को पालते थे, खेती-वेती करते थे और अपना किसी तरह जीवन को खींचते थे। किसी तरह छोटा-मोटा जो पेशा-वूशा होता था, वो काम करते थे।
कोई मुख्य पेशा बड़ा था ही नहीं। मतलब कोई बड़ा बड़ा उद्योग था ही नहीं। सिंधु घाटी के सभ्यता में उद्योग था, इसमें नहीं था। पहले शहरी व्यवस्था था, अब गांव का व्यवस्था आ गया। क्योंकि मान लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ आ गया और सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, या फिर भूकंप आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गया, तो कुछ 200 साल के बाद एक नया सभ्यता पनपा है, तो फिर से ना वही गांव से स्टार्ट होगा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट रूप से खत्म हो गया, तो फिर से तो लोग स्ट्रगल ही करेगा, पहले गांव फिर शहर, इस तरह से कहानी होना स्टार्ट हो गया था, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और लोग कृषि करते थे, जानवर वगैरह पालते थे, तो आप खुद सोचो कि इनकम कितना ज़्यादा होगा। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत खा लेते थे और थोड़ा बहुत लिमिटेड जो रहता था उसको कुछ बेच भी लेते थे, तो इस तरह से थोड़ा बहुत लोगों के पास पैसा होता था। अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा पैसा है तो राजा को जाके पहुंचा देते थे, है ना। तो जो भी काम चल रहा था वो बहुत लिमिटेड सोर्स में ही चल रहा था, बहुत ज़्यादा पैसा वैसा नहीं था। इनकम का बहुत लिमिटेड सोर्स था, जानवर को पालना, खेती करना, समझ लो बहुत लिमिटेड सोर्स से वैदिक सभ्यता वाले जो लोग थे, गाँव वाँव के लोग, बहुत लिमिटेड सोर्स से अपना जीवन को जीते थे। और जो टैक्स का बात रहा, तो जो राजा हैं वो जनता को टैक्स वैक्स देते थे जब मन किया तब, है ना। जिसे हम बलि कहेंगे, जो टैक्स होता था ना उसको हम बलि भी कहते हैं। और चूंकि एक चीज जान लो कि लोगों का जो मन था, अगर टैक्स देने का रहता था तो वो राजा को खुद जाके देते थे, कोई जिद जोर जबरदस्ती नहीं था। मतलब बलि दें या ना दें, राजा को इससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं था, और ना राजा कोई जोर जबरदस्ती कर सकता था। जनता अपने स्वेच्छा से, अपने इच्छा से खुद जाकर के टैक्स पहुंचा देती थी। लीजिए राजा साहेब, हम इतना इतना कमाए, थोड़ा बहुत आप रख लीजिए और गरीब का कल्याण करिए, ये बोल करके, है ना। और जो भी आपके अंदर अधिकारी लोग खट रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनको आप सैलरी वगैरह दे दीजिएगा। ठीक, तो राजा भी बहुत पैसा वाला होता नहीं था। दो पैसा आता था तो उसमें से कुछ पैसा अपने पास रखता था और कुछ पैसा दूसरे को, अधिकारी लोग को पेमेंट देता था। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? कोई जोर जबरदस्ती कुछ ऐसा कहानी वाला बात ही नहीं था। और जो बलि था, जो टैक्स होता था, मतलब लोग अपने मर्जी से ही राजा को देते थे एज ए गिफ्ट के रूप में। और अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था के विषय में। चूंकि राजा जो भी न्याय व्यवस्था न्याय करता था, वह अपने तमाम समितियों, जो भी समिति था, है ना, समिति में गांव गवार मूर्खा मूर्खी सब शामिल था। पढ़ा लिखल इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, इसमें पढ़ा लिखल भी था और गांव गवार सब, मतलब समिति में सब पूरा गांव वाला शामिल हो जाता था। उसके ही सलाह पे किसी भी तरह का न्याय व्यवस्था को संचालित करते थे राजा, है ना। राजा के पास न्याय करने का कोई विशेष अधिकार खुद नहीं था। पूरा न्याय समिति के लोग आते थे, गांव वाले एकजुट होते थे, और फिर जाकर के किसी भी व्यवस्था पे एक्शन लिया जाता था, न्याय दिया जाता था। और राजनीतिक जीवन जो था, तो राजनीतिक जीवन जो है से जुड़ा थोड़ा बहुत सामाजिक जीवन भी राजा का देखने को मिला है। जो राजनीतिक जीवन है ना वैदिक सभ्यता के अंदर, उसी से रिलेट सामाजिक जीवन भी है। अब देखते हैं कैसा था सामाजिक जीवन इस वैदिक काल। जब आप पढ़ रहे हो तो यहाँ का समाज समतावादी था। कैसा था? समतावादी। अब आप बोलोगे सर समतावादी का मतलब तो हमको जानबे नहीं करते हैं, इसका मतलब क्या होता है ना। आप लोग सामने रहते तो पक्का क्वेश्चन हमसे पूछते, आपको तो हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन में आप हमसे पूछ भी नहीं पाओगे, कमेंट करने में आपको खुद लाज लगेगा। तो चलिए आपको हम ही बता देते हैं, समतावादी किसे कहते हैं। चूंकि यहाँ पे इनकम की सोर्सेज काफी कम थी और बिल्कुल भी लिमिटेड थी, है ना। तो यहाँ का जो सभी जनता है लगभग आर्थिक दृष्टिकोण से बराबर ही थे। क्या थे? बराबर ही थे। इसीलिए समाज समतावादी थी। कैसा थी? समतावादी। आया समझ में? क्या अभी भारत का समाज समतावादी है? अरे भाई बिल्कुल नहीं है। कोई एलिफेंट है तो कोई एंट है। जैसे आप लोग मिडिल क्लास के गरीब घर के बच्चे हैं, या फिर आपके पापा छोटे मोटे शिक्षक, या फिर ठीक ठाक थोड़ा बहुत कमाई करते होंगे, तो आपके यहाँ हजार बाजार में ही ना महीना महीना धन आता है। यहाँ पे मुकेश अंबानी भी है ना भारत में। यहाँ पे रतन टाटा भी है।
यहाँ पे आमिर खान भी है, यहाँ पे शाहरुख खान भी है, यहाँ पे अमिताभ बच्चन भी है। इन लोगों की तुलना में एक गरीब घर भैंस चराने वाला का बेटा या फिर मजदूर मिस्त्री, कितना यही भारत में कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है। आप खुद देखो ना। तो क्या हमारा भारत समतावादी है? बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भारत में जो भी पॉपुलेशन है अभी, कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, कोई मीडियम है, कोई बहुत ज़्यादा अमीर है, वो पूरा वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा टक्कर दे रहा है बड़े-बड़े बिजनेसमैन को, और कोई इतना गरीब है कि वो भीख माँग रहा है। तो समझ लो कि हमारा समाज, अभी का जो समाज है वो समतावादी नहीं है। लेकिन वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो समतावादी था। सब लोगों के पास ऑलमोस्ट बराबर ही इनकम था। किसी के पास 2 गो गाय था, किसी के पास 3 गो गाय था, किसी के पास 4 गो गाय था। तो यही ना है कि भाई 4 गो गाय है तो 2-4-10 किलो दूध ज़्यादा होता था, और क्या होता था? किसी के पास 4 गो बकरी था, किसी के पास 3 गो बकरी था। तो लगभग समाज सब बराबरे था। कोई ऐसा नहीं कि समाज में पहले वैदिक सभ्यता में कोई डॉक्टर था, कोई कलेक्टर था, ऐसा कहानी नहीं है। अब भी बाबू ऐसा है। हाँ, थोड़ा बहुत समाज में उस वक़्त जो अधिकारी थे तो उन लोगों का पेमेंट वगैरह भी उतना ज़्यादा नहीं था। क्योंकि राजा के पास खुद उतना पैसा नहीं था, तो अधिकारी को क्या बहुत पेमेंट थोड़ी देगा। बस पावर था, पावर का थोड़ा दबंगई था, समाज में, इलाका में थोड़ा ग्रिप होता था अधिकारी जो होते थे। पुरोहित लोगों का थोड़ा पढ़े लिखे थे, तो उन लोगों को राजा थोड़ा बहुत पैसा भी दे देते थे जनता के टैक्स से, और थोड़ा बहुत समाज में इज्जत था। ऐसा नहीं कि पैसा वाला वो सब बहुत था। आज के अधिकारी तो लूट लेते हैं, खखोड़ लेते हैं, है ना? आज जो एकागो सीईओ, एकागो जो आपका डीएसपी है, महीना का कम से कम 10-10 लाख रुपया कमाता है, उससे कम नहीं। शिक्षा अधिकारी यार महीना का 5-5 लाख रुपया कमा लेता है। तो ये स्थिति आज के समाज में। आप जाके सरकारी अधिकारी का तो देखो, खुद समझ में आ जाएगा। ऐसा बोलने का थोड़ी बात है। आप जाके खुद देखो क्या हो रहा है समाज में। तो आज लोग अधिकारी बन-बन के लूट रहे हैं और अमीर बन रहे हैं। पहले का अधिकारी जो होता था ना वैदिक सभ्यता का, उन लोगों के पास उतना धन था ही नहीं। मतलब राजा खुद गरीब था भाई, तो राजा तुम लोग को क्या देगा? और तुम जनता को क्या लूटोगे? बकरी चुरा लोगे, गैया चुरा लोगे? जनता तो खुद निर्धन है, तो तुमको कहाँ से धन दे देगी? तो ऐसा समाज था हमारा वैदिक सभ्यता का। मतलब समाज समतावादी था। क्या था? समतावादी था। इनकम का जो सोर्स था काफ़ी कम था, बहुत लिमिट था, और यहाँ का सभी जनता के पास लगभग आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बराबर ही था। आज के भारत की तरह एंट और एलिफेंट वाला कहानी बिल्कुल नहीं था, है ना? कोई भारत में हाथी है तो कोई चींटी है, औकात में, पैसा में, समझ रहे हो ना? ये स्थिति है। तो हमारा भारत समतावादी नहीं है। लेकिन उस वक़्त हमारा भारत में ही वैदिक सभ्यता पनपा, और उस वक़्त का समाज बिल्कुल समतावादी था। ठीक है? यहाँ तक अच्छे से समझ में आपको आ गया। और हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल पढ़ा। क्या पढ़ा? 10वें मंडल। तो 10वें मंडल में क्या पढ़ा? याद आया आपको? याद करो। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? वर्ण व्यवस्था को देखे थे। तो वर्ण व्यवस्था का चर्चाएँ किसमें थी? 10वें मंडल में। अच्छा, मंडल को क्या कहेंगे दोस्त? मंडल को हम चैप्टर कहेंगे। तो 10वें चैप्टर में थी। कौन-सा वेद के? ऋग्वेद में। है ना? क्या देखे थे? हम देखे थे वर्ण व्यवस्था के बारे में। कितने वर्ण थी? तो बताओ। सब बात हम ही बता दें? ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य थी, शूद्र थी। यही हमारा वर्ण व्यवस्था की जो शुरुआत होती है, यही वैदिक सभ्यता से ही होने लगी। जो वर्ण में अलग-अलग लोग जाति में बँटने लगे, ये जो जात-पात का जो आज बुनियादी बना हुआ है, लोग इस पे ही कंप्लीट रूप से डिपेंड हो गए हैं। ये जात के लोग, वो जात के लोग, फलना समुदाय के लोग, चिल्ना समुदाय के लोग, आदिवासी लोग, ये जाति-वाति सब जो जड़ है ना बाबू, ये वैदिक सभ्यता ही जड़ है। इससे पहले जाति-वाति नहीं था। यहीं से स्टार्ट हुआ है, यहीं वर्ण व्यवस्था स्टार्ट हुआ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना? लेकिन एक बात अपने मन में रख लो कि बाबू, एक चीज़ अपने मन में ये बात को रख लीजिए कि काफ़ी बेहतर व्यवस्था थी उस वक़्त वैदिक सभ्यता में। ये जो जाति ज़रूर बँटी हुई थी, अलग-अलग वर्ण में बँटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय में, लेकिन व्यवस्था क्या था? काफ़ी बेटर था। अर्थात यहाँ का जो जाति था, है ना? वो, आप बोलोगे सर कैसे जाति? तो लोगों का जो है ना, जन्म के आधार पे जाति नहीं डिसाइड होता था वैदिक सभ्यता में। एक्चुअली कर्म के, जैसा कर्म वैसा जात का लोग बन जाता था।
जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी कहानियाँ लिखी हुई है। किसी की माँ है वो आपका अ, मतलब आटा चक्की करती है तो वो वैसी वैसे हो गई कि मतलब बिज़नेसमैन है। कोई किसी को तलवार में इंटरेस्ट है तो वो आपका क्षत्रिय बन गया, है ना? कोई पूजा-पाठ करा रहा है तो वो ब्राह्मण बन गया, कोई संस्कृत का विद्वान है तो वो ब्राह्मण हो गया, कोई झाड़ू लगा रहा है, नाली साफ कर रहा है वो शूद्र हो गया। तो लोग को जैसा पढ़ा-लिखा है तो ब्राह्मण हो गया। तो लोग का जैसा कर्म होता था तो वैसा ही वो जाति बन जाता था। एक के घर में 4 भाई, चारों अलग-अलग जात का हो जाता था। उसमें से एक भाई पढ़ लिख लिया तो वो ब्राह्मण के श्रेणी में चला जाता था। उसमें से एक भाई लड़ने में इंटरेस्ट रख रहा है तो वो क्षत्रिय बन जाता था। उसी में से तीसरा नंबर का भाई बिज़नेस व्यापार दाल-चावल बेचने का इंटरेस्ट रहा है तो वो वैश्य बन जाता था बिज़नेसमैन। कोई भाई को नालियाँ साफ करने में मन लग रहा है, गोबर उठाने में अच्छा लगता था तो वो शूद्र बन जाता था। समझ रहे हैं ना? अब बुरा मत मानिएगा, ये गोबर उठाना अच्छा काम है, खराब काम नहीं है। ये सेवा हो गया गौ माता का, है ना? इस पर हम कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो शूद्र था, वो समाज का छोटा-मोटा काम करता था, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, है ना? जंगल साफ करना, गंदगी साफ करना समाज में। तो शूद्र का भी बहुत बड़ा रोल होता है बाबू, ऐसे इसको गंदा नज़र से नहीं देखना चाहिए। शूद्र भी काफ़ी एक्चुअली शूद्र का भी एक अलग लेवल का पोजीशन होता है। आया समझ में? शूद्र के बिना समाज थोड़ी चल सकता है। तो जैसा जो काम करता था, उसके कैपेसिटी के आधार पे उसका जाति भी डिसाइड हो जाता था, है ना? जन्म के आधार पे नहीं था वैदिक सभ्यता में। लेकिन बाबू जाति धीरे-धीरे, धीरे-धीरे राजा जैसे जटिल हो गया ना, वैसे जाति भी जटिल हो गया। छोटका जाति वाला छोटके में रह गया और बड़का जाति वाला बड़के में रह गया। समाज आगे बढ़ते चला गया और ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मणे पैदा होने लगा, उसका बच्चा फिर ब्राह्मण पैदा होने लगा क्योंकि लोग को शर्म लगता था कि ब्राह्मण का बच्चा कैसे वैश्य बन जाएगा, है ना? कैसे शूद्र में चला जाएगा? कैसे वह ब्राह्मण का बच्चा क्षत्रिय में चला जाएगा? है ना? क्षत्रिय का बच्चा कैसे शूद्र बन जाएगा? लोगों को शर्म लगने लगा। आया समझ में? जैसा कैपेसिटी वैसा जाति किसमें था? वैदिक समाज में। और यदि शिक्षा में बहुत तेज था, तर्राक था तो वह ब्राह्मण बना दिया जाता था। अगर ताकतवर था तो उसे क्षत्रिय बना दिया जाता था। इस तरह से कर्म के आधार पर लोगों को वर्ण मिलता था। और जो इसकी व्यवस्था है वह ऋग्वेद के 9वें मंडल 9वाँ चैप्टर को पढ़ोगे तो उसमें हम क्या देखेंगे? 9वाँ चैप्टर जब पढ़ोगे तो हम उसमें देखेंगे कि जो ऋग्वेद है उसमें एक बात साफ-साफ लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति कहते हैं कि मैं कवि हूँ। 9वाँ मंडल को जब आप पढ़ोगे ना, आप चलो पहले बुक खरीद के आओ तो कौन-सा? ऋग्वेद। और उसका आप 9वाँ चैप्टर निकालो। देखो उसमें एकदम लाइन बाय लाइन में लिखा हुआ है। एक व्यक्ति लिखे हुए हैं 9वाँ चैप्टर में ऋग्वेद का कि क्या लिखे हैं पता है? मैं एक व्यक्ति हूँ, ठीक है? तो मैं काम से कवि हूँ। क्या काम करता हूँ? कवि हूँ, कविता लिखता हूँ और मेरे पिता जो हैं वो वैद्य जी हैं। मतलब गाँव समाज में दवाई-सुइया देते हैं, है ना? दवाई देते हैं और मेरी माता आटा चक्की में काम करती है। तो यहाँ से हमको यह पता चला कि एक ही परिवार में जो अलग-अलग लोग हैं, वो अलग-अलग काम कर रहे हैं, है ना? और जो अलग-अलग काम कर रहे हैं, तो वो कर्म के आधार पे उनका जाति भी डिसाइड हो चुका है अलग-अलग, है ना? एक ही घर में 4 अलग-अलग जात के लोग रह रहे हैं, काम के आधार पे। ऋग्वेद के 9वें मंडल को पढ़कर यह पता चलता है कि समाज जो है वह जन्म पे नहीं बल्कि कर्म पे आधारित था और वर्ण व्यवस्था का जो टोटल डिटेल्स रूप में अगर लिखा हुआ है तो वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा हुआ है कंप्लीट रूप से। अगर डिटेल में पढ़ना है तो 10वां चैप्टर पलट लो। अगर थोड़ा बहुत ऊपर-झापड़ जानना है तो ऊपर-झापड़ मतलब जो समाज में जो भी काम होता था, जाति बनती थी, वो कर्म के आधार पे, तो 9वें मंडल पढ़ लो और डिटेल में जानना है क्या जात था, नहीं था, तो वो 10वां चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है? और 10वां जो चैप्टर है ऋग्वेद का, उसे ही हम पुरुष सूक्त कहेंगे। क्या कहेंगे? पुरुष सूक्त। उसी को पुरुष सूक्त कहा जाता था और इसमें वर्ण के उत्पत्ति के जो भी विषय था, उस पे डिटेल रूप से चर्चा है कि जो वर्ण का उत्पत्ति हुआ कहाँ से?
क्यों हुआ, क्यों अलग-अलग जाति में समाज में बाँटा गया, क्यों, क्यों, क्यों बहुत लगा हुआ है, ठीक ना? क्यों ब्राह्मण बने, क्यों शूद्र बने, क्यों, क्यों वैश्य बना? ये क्यों वर्ड बहुत इस्तेमाल किया गया है और यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं हो रहा है? चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा है? क्यों वैश्या बना? क्यों शूद्र बन गया? क्यों समाज में ब्राह्मण क्यों क्षत्रिय का समाज में ज़रूरत पड़ गया? तो ये सभी चीज़ें का डिटेल में चर्चा आपको ऋग्वेद के 10वें चैप्टर या 10वें मंडल में मिल जाएगी, जाके पढ़ लो। अब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो 9वें चैप्टर में मिल जाएगी कि जो हमारा समाज है वो 4 अलग-अलग वर्ण में डिवाइड था। है ना? यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया? और जो समाज था, समाज की अगर हम बात करें तो जैसे दास, स्त्री इन सभी जो दास-वास होती थी, स्त्री होती थी, ये सभी की स्थिति कैसी थी? तो इन लोगों की स्थिति बहुत अच्छी थी, खराब नहीं थी। है ना? वैदिक सभ्यता में दास प्रथा जो वो बहुत ज़्यादा ही कम था। मतलब दास-वास कोई रखते नहीं थे, गुलाम जिसे कहते हैं, है ना? कोई गुलाम किसी को नहीं बनाते थे, सबको इज़्ज़त देते थे। है ना? मतलब ऐसा नहीं कि सबको दाई नौकर बना के घर में खटा रहे हैं, काम करा रहे हैं, मार भी रहे हैं, पैर दबा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था। वैदिक सभ्यता का समाज साफ-सुथरा था। थोड़ा बहुत एकदम निम्न स्तर पे एकदम दास वगैरह देखने को मिलती है, बहुत थोड़ा, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा। और यूरोपियन जो होते थे, जो यूरोपियन कंट्री है, तो यूरोपियन में दास प्रथा के जो है, यूरोपियन में बहुत अलग लेवल का दास प्रथा चलता था उस वक़्त, है ना? इ आ रहा है समझ में? और दासों के साथ ज़्यादा शोषण भी नहीं किया जाता था हमारे वैदिक सभ्यता में। ये जो दास-वास ये सब वर्ड आया ना, वो सब यूरोपियन कंट्री से ही उठ के आया है। यहाँ का शुरू में कल्चर था ही नहीं, ये सब मध्य एशिया से ही उठ के आया दास-वास रख हमारे लोगों को पता ही नहीं था, हमारे वैदिक समाज वाले को, भारतीय लोगों को दास-वास होता क्या है? ये सब वेस्टर्न कल्चर है। और यहाँ जो है भारत का ही वैदिक सभ्यता जो पनपा था, लगभग 1400 ईसा पूर्व के आसपास। तो यहाँ का मतलब समझ लो ना कि 1500 से 1000 और फिर 1000 से 600, यही ना हमारा वैदिक समाज 2 खंड में डिवाइड है। 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल, जिसमें सिर्फ ऋग वैदिक की रचना हुई थी, ऋग्वेद की। और जो अन्य तीनों वेद की रचना हुई थी वो उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व। तो इस चीज़ को भूलना मत, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। तो ख़ैर वीडियो कितना देर का? 1 घंटा 2 मिनट का वीडियो हो गया है ना? और हमको लगता है कि वीडियो में बहुत ज़्यादा आपको ऑलमोस्ट अच्छे से समझ में आ गया है। तो हम सोच रहे हैं कि इस विषय पे जो बिंदु है वीडियो का, एक नया वीडियो बनाया जाए। और क्योंकि पढ़ाई 1 घंटा से ऊपर का हो जाता है तो आप लोग भी थक जाते होंगे। तो ख़ैर एक नया वीडियो हम फिर लाएँगे वैदिक सभ्यता पे। और अभी जब तक पूरा का पूरा चैप्टर को डिटेल से ना बता दें, हमारा वीडियो का सीरीज़ आते ही रहेगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।